अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। देहरादून से खबर मिल रही है जहां बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव टलने की खबर आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव इस साल नहीं हो पाएंगे। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन रिपोर्ट भेज दी है। परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर आयोग वोटर लिस्ट बनाएगा और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया अगले साल फरवरी तक पूरी हो पाएगी। आपको बताते चले कि इस साल नवंबर में निकाय चुनाव होने थे, जो अब 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल जो है वो भी पूरा हो रहा है। तो शासन ने आयोग को परिसीमन रिपोर्ट भेज दी है। बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट तैयार होगा वो फरवरी तक होगा, यानी कि फरवरी के बाद जो है वो निकाय चुनाव कराया जाएगा। तो फरवरी तक यूपी, आपको बताते चलिए जो रिपोर्ट है जो भेजी गई है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि फरवरी तक वोटर लिस्ट जो है उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो रिपोर्ट भेज दी गई है। तो जो निकाय चुनाव होने थे वो फिलहाल टल गए हैं, क्योंकि नवंबर में निकाय चुनाव होने थे और अब राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। तो परिसीमन रिपोर्ट पर वोटर लिस्ट बनेगी। बताया जा रहा है कि फरवरी तक ये वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद ही निकाय चुनाव होगा, क्योंकि नवंबर में ही निकाय चुनाव होने थे लेकिन ये चुनाव फिलहाल टल गए हैं। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन रिपोर्ट जो है वो फिलहाल भेज दी है और बताया जा रहा है कि इसी परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर आयोग जो है वो वोटर लिस्ट बनाएगा और वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया है बताया जा रहा है कि अगले साल फरवरी तक ये पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपको बताते चले कि जब ये वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही निकाय चुनाव होगा। और सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि नवंबर में निकाय चुनाव होना था लेकिन अब ये निकाय चुनाव जो है वो फिलहाल टल गया है। बताया जा रहा है कि परिसीमन रिपोर्ट जो है अब उसी के आधार पर वोटर लिस्ट बनाया जाएगा और फरवरी तक ये वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद ही निकाय चुनाव की कोई तारीख सामने आएगी। और क्या क्या बातें सामने आई है निकाय चुनाव टलने के बाद, किस आधार पर आगे वोट कराया जाएगा? देखिए चांदनी, उत्तराखंड में करीब 103 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। पिछले 5 सालों में इन नगर पंचायतों में, नगर निकायों में या फिर नगर निगम की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर विस्तार हुए हैं और नगर निगमों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, नगर निकायों का कहीं विस्तार किया गया है, कुछ और गांव इसमें जोड़े गए हैं। इसके चलते अभी तक इसका परिसीमन नहीं हो पाया था। उत्तराखंड में जो नगर निकाय हैं उनका कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है और नियमानुसार इससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे ताकि 2 दिसंबर तक फिर से निकायों का नया बोर्ड गठित हो जाता, लेकिन परिसीमन नहीं हो पाया था। इसके चलते जो मतदाताओं की जो सूची है, जो वोटर लिस्ट है, वो भी नहीं बन पाई थी। अब जाकर परिसीमन कंप्लीट हुआ है। सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन की लिस्ट सौंप दी है कि निकायों के परिसीमन की। अब 2 नवंबर से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो मतदाताओं की लिस्ट बनाने का काम शुरू करेगा। इसमें बड़े पैमाने पर कार्मिक लगेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी है, घर घर जाकर मतदाताओं की वोटर लिस्ट बनानी है, उसमें दावे और आपत्तियां होती हैं। इसमें एक लंबी प्रक्रिया है जो करीब 2 फरवरी तक चलेगी और 2 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग को कहना है कि वो अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा निकायों की। उसके बाद ही जो चुनाव है उसके बाद निकाय चुनाव के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर यह भी आपको देखना होगा कि जब फरवरी में मतदाता सूची फाइनल होगी उसी दौरान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लग चुकी होगी पूरे देश भर में, उत्तराखंड में भी। तो ये माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है जिनको 2 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो अब करीब 4 से 5 महीने और आगे एक्सटेंड हो गए हैं। तो इस बीच जो निकाय हैं बिल्कुल सुनील, और ये देखने वाली बात होगी क्योंकि फरवरी तक बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात कर लेते, चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो का आयोजन किया गया है। इस दौरान हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी समेत कई सेक्टर में 10,151 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम धामी ने निवेशकों को देहरादून समिट में आने का न्योता दिया है। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु और उत्तराखंड के बीच संबंध है और इस संगमम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे जो एमओयू साइन किए। उसमें पिथौरागढ़ में हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के लिए 100 करोड़ का करार हुआ है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स सेक्टर में जुलाई वेंचर्स के साथ ही 1000 करोड़ का करार हुआ है। हेलीपोर्ट्स एंड
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिफेक्स ग्रुप के साथ 500 करोड़ का करार हुआ है। स्किल यूनिवर्सिटी अरोमा पार्क सेक्टर में 250 करोड़ का करार हुआ है। यूनिवर्सिटी के लिए SRM ग्रुप के साथ 600 करोड़ का करार हुआ है। छड़ा ग्रुप उत्तराखंड में 300 बेड का कैंसर अस्पताल खुलेगा और इसके लिए 1000 करोड़ का करार हुआ है। वही बात कर ले तो सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ ही 1000 करोड़, तो अपोलो हॉस्पिटल के साथ 500 करोड़ का MOU जो है वो साइन किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग वहाँ आएंगे, वहाँ के लोग यहाँ जाएंगे। ये हमारा एक परस्पर आदान प्रदान भी होगा। अच्छा जो है एक एटमॉस्फेयर बनेगा लोगों के लिए, एक निवेश का भी। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है कि पूरी दुनिया के लोग आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए, काम के लिए आज भारत आ रहे हैं। क्योंकि अब आने वाले जो साल हैं, आने वाला जो अमृत काल है, आने वाले 25 साल हैं, वो पूरी दुनिया भारत को भविष्य के रूप में देख रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। आज निर्मला सीतारमण देहरादून पहुंचेंगी और आज देहरादून में ही रहेंगे। इसके बाद बताया जा रहा 28 अक्टूबर को देहरादून से सीतारमण जो हैं वो केदारनाथ भी जाएंगी। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन का कार्यक्रम है और कल बद्रीनाथ धाम में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिवार समेत रात्रि विश्राम भी करेंगे। 29 अक्टूबर को सुबह बद्री विशाल के दर्शन के बाद बाड़ा गांव जाने का कार्यक्रम है और फिर 29 अक्टूबर को देहरादून और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। चमोली से खबर मिल रही है जहां पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बद्रीनाथ धाम आएंगे। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 10:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रशासन ने उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बद्रीनाथ धाम आएंगे और अब से थोड़ी देर के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम पहुंच के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि उनके आने की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। पत्नी के साथ जब केदारनाथ पहुंचे हुए थे उपराष्ट्रपति, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा केदार के रुद्राभिषेक भी किए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो देश की खुशहाली की कामना भी की गई है इस दौरान। तो पत्नी के साथ बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो बताते चले आपको कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि जब वो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बद्रीनाथ भी जाएंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय पेट्रोलियम और श्रम मंत्री रामेश्वर तेली ने गुरुवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और देश दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना भी की है। पेट्रोलियम श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि देश और दुनिया से हजारों की संख्या में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में श्रद्धालु आ रहे हैं। हजारों लोग देश विदेश से आते हैं बद्रीनाथ धाम में और आज हमें भी मौका मिला बद्रीनाथ बाबा की दर्शन की। बहुत दिन से इच्छा थी हमें इस मेले का दर्शन करना, बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करना, लेकिन आज वो आशा भी पूरा हो गया मेरा। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों गंगा बंदी चल रही है, जिसके चलते हर की पैड़ी के ब्रह्मा कुंड समेत तमाम गंगा घाट जल विहीन हो गए हैं।
गंगा घाटों पर जल न होने से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में निराशा दिखी जा रही है। गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करने का महत्व होता है, लेकिन बेहद कम जल होने के चलते लोग डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें गंगा बंदी के बारे में जानकारी नहीं थी। वहीं तीर्थ पुरोहितों की बात करें तो यूपी सिंचाई विभाग से नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी सिंचाई विभाग गंगा में डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ने वाले समझौते का पालन नहीं कर रहा है। इससे पहले जल थोड़ा ज़्यादा रहता था, इस बार बहुत कम है, जिससे बदबू का माहौल बना हुआ है और हमें जो है यात्रियों को कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो घाट में जल न होने के कारण यात्रियों को बहुत दूर भेजना पड़ रहा है। बहुत सोच कर आए थे कि पानी फुल होगा, ऐसे नहाएंगे मजा आएगा, ऐसे बहुत सोच कर आए थे, लेकिन आने के बाद ऐसे कुछ नहीं लगा। पानी का कमी है, थोड़ा गंदा पंदा भी है और मेंटेनेंस वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगा हमको। नीचे वेट करिए, इतना भी नहीं है पानी। जब शुरुआत में बंद हो गई थी तो दोबारा जल छोड़ दिया गया था और अब हमने उनको थोड़ा कड़ाई से इस बात के लिए कहा है कि अगर आपने इस बार भी अगर ये जल नहीं छोड़ा तो फिर हमें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। सहयोगी पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जल स्तर कितना कम हो गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले से सूचना नहीं दी गई और इसको देखते हुए जो तीर्थ पुरोहित हैं वो सिंचाई विभाग से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अब आगे किस तरीके से इसको सुलझाया जाएगा? देखिए, हरिद्वार में जो है दशहरा से लेकर दीपावली तक हर साल मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ये गंगाबंदी की जाती है। इस दौरान भीमगोड़ा बैराज से जो है जल बंद कर दिया जाता है गंगा नहर का, जिसके कारण हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड और जो दूसरे गंगा घाट है वहां पर पानी नहीं रहता है। बहुत नाम मात्र का गंगा जल वहां पर रहता है। इस वजह से जो हरिद्वार में जो श्रद्धालु इस वक्त पहुंच रहे हैं उनको काफी निराशा हो रही है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और वो गंगा में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको निराशा हो रही है। श्रद्धालु का ऐसा भी कहना है कि इस समय पर अगर हमें जानकारी होती कि हरिद्वार में इस समय हम गंगा में डुबकी नहीं लगा पाएंगे तो हम फिलहाल हरिद्वार का रुख नहीं करते। और जो तीर्थ पुरोहित है, तीर्थ पुरोहितों की संस्थाएं भी जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रही है और ये विरोध हर साल देखने के लिए मिलता है कि डुबकी लगाने लायक भी गंगा जल जो है वो हर की पैड़ी पर नहीं छोड़ा गया है और उसको लेकर लगातार मांग भी की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का यह दावा है कि पर्याप्त जल दिया जा रहा है, लेकिन गंगा बंदी के शुरुआती 2 दिनों में देखा जा रहा है कि हर की पैड़ी जो है वो जल विहीन हो गई है और अधिकारी कह रहे हैं कि पर्याप्त जल छोड़ा जाएगा, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों का विरोध इस बात को लेकर भी है कि तीर्थ पुरोहितों की जो संस्था थी उसका पहले ही यूपी सिंचाई विभाग के साथ अनुबंध हुआ था कि 400 क्यूसेक जल यहाँ पर छोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालु डुबकी लगा सके, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दशहरे से लेकर दीपावली तक गंगा नहर साफ सफाई के लिए बंद की जाती है। आपको बताते चले, गंगा नहर बंद होने के दौरान नहर में लावारिश शव मिलते हैं, जो कि पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन के लोगों से अपील की है कि पिछले दिनों किसी भी परिवार का कोई सदस्य गुमशुदा हो या उसकी जानकारी नहीं मिल पाई हो तो इस तरह इसकी पहचान करने में मदद हो सकती है, लेकिन शव सड़े गले होते हैं, उनकी पहचान करना भी बड़ी चुनौती हो जाती है। आज भी बोट क्लब रुड़की के पास एक गंगा नहर में शव बरामद हुआ है जो पुरुष का है, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोशिश जारी है कि उसकी शिनाख्त हो सके। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी होगी, कोई व्यक्ति गुमशुदा है या जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वो कोतवाली गंगा नहर और कोतवाली रुड़की में संपर्क करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। काशीपुर में एक व्यापारी ने भाजपा नेता और उसके बेटे समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मामले में आपको बताते चले कि मांगने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यापारी प्रतीक अग्रवाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी और आरोप लगाया है कि भाजपा नेता अनूप अग्रवाल ने उससे 20 लाख रुपए उधार मांगे। इनकार करने पर वो भड़क गया और यही नहीं, उसने उसे अपने मोबाइल में उसकी एक एडिट आपत्तिजनक वीडियो दिखाते हुए कहा कि इस वीडियो के कारण अब 20 लाख के बजाय 40 लाख रुपए देगा। और इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई। के द्वारा जो वादी हैं, वादी पक्ष का जो भी कुछ एडिटिंग की गई थी और उनको उसमें दिखाया गया था, जो कि एक आपत्तिजनक वीडियो था, और उस वीडियो के आधार पर अब उनसे जो पैसे मांगे जा रहे थे उसको डबल करके अनैतिक रूप से उस पैसे को देने का भी दबाव बनाया जा रहा था। आगे भी खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।